हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 जो एनवायरनमेंट का है, जिसमें अभी तक हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ये हमारा 8वां पार्ट होगा। और जिसमें जो 7वां पार्ट है उसमें हमने जैव विविधता को कवर अप किया था, उसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद सतत विकास को स्टार्ट करेंगे। देखिए कौन से टॉपिक बचे हैं। पहला था कि संबंधित सुर्खियाँ क्या थी। आबिदजान कन्वेंशन का कॉप 13.A नोएरिंगे कांगो में आयोजित हुआ था, जिसको 1984 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के अटलांटिक तट के समुद्री और तटीय पर्यावरण के संरक्षण, प्रबंधन और विकास में सहयोग करना है। यह पश्चिमी मध्य दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में आने वाले समुद्री पर्यावरण, तटीय क्षेत्रों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र को कवर करता है। मिशन इसका था लोगों के लाभ और कल्याण के लिए आबिदजान कन्वेंशन क्षेत्र व उसके संसाधनों की रक्षा, संरक्षण एवं विकास करना है। अब आते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये वैज्ञानिकों ने कोरल में के लार्वा को फ्रीज और भंडारित करने के लिए क्रायोमेस नाम की एक नई तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इससे संबंधित तथ्य क्या क्या है। इससे जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में पड़ी प्रवाल क्रायोमेस तकनीक से कोरल के लार्वा को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित करने में मदद मिलेगी। क्या आप जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह लगभग 3000 अलग अलग रीफ से निर्मित है। ये देखिए, ये इसमें मैप के माध्यम से दिखाया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के कोरल सागर में स्थित है, जैसा कि ये मैप में देख सकते हैं। वर्ष 1981 में इसके उत्कृष्ट सार्वजनिक महत्व के कारण इसे विश्व धरोहर क्षेत्र घोषित किया गया है। कोरल के बारे में, कोरल अकशेरुकी प्राणी होते हैं। ये नाइडेरिया नामक रंगीन प्राणियों के विशाल समूह से संबंधित होते हैं। इसकी विशेषताओं में प्रत्येक कोरल को फॉलिप कहा जाता है। भित्ति का निर्माण करने वाले कोरल फॉलिप में जूजेंथिली नामक सूक्ष्म शैवाल होते हैं। ये सहजीवी संबंध के माध्यम से एक दूसरे से साथ अस्तित्व बनाए रखते हैं। कोरल फॉलिप से प्राणी शैवाल पादप को आश्रय प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फॉलिप्स को भोजन उपलब्ध कराते हैं। कोरल रीफ्स का क्या महत्व है। ये पृथ्वी की सतह का 1% से कम साझा करते हैं, लेकिन समुद्री जीवन के लगभग 25% आवास प्रदान करते हैं। ये तटरेखा को लहरों और तूफानों से बचाने के लिए अवरोध निर्मित करते हैं। कोरल 2 प्रकार के होते हैं, एक कठोर कोरल होता है, एक मुलायम कोरल होता है। कठोर कोरल इनकी भित्ति का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये समुद्री जल में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करके कठोर और सफ़ेद बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। मुलायम कोरल में इनमें ठोस कंकाल नहीं होता, इसलिए ये लचीले होते हैं। कोरल के समक्ष खतरे महासागर की बढ़ती अम्लीयता, असाधारणीय तरीके से बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना या ब्लास्ट फिशिंग, और स्थलीय भागों से बहकर आई पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा और अनियंत्रित प्रवाल हार्वेस्टिंग आदि। अब देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ कोरल रीफ पाई जाती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में विशाल मूंगा चट्टानें प्राप्त होती हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और मालवन महाराष्ट्र में होती हैं। भारत में कठोर मूंगा की लगभग 570 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 90 प्रजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के जल में पाई जाती हैं। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं। संबंधित सुर्खियां क्या क्या रही। खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची। IUCN और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में GBR को खतरे में विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। रीफ के पतन में समुद्र जल का बढ़ता तापमान, कोरल ब्लीचिंग और क्राउ ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश योगदान कर रहे हैं। किसी विरासत स्थल को खतरे की सूची में शामिल करने से WSC विश्व विरासत कोष से तत्काल सहायता राशि आवंटित कर सकता है। साथ ही उस स्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और ध्यान भी आकर्षित किया जाता है। अब आता है
एक्रोपुरा प्रवाल। एक्रोपुरा प्रवाल हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 36 वर्षों में भीतर ग्रेट बैरियर रीफ के आवरण में सबसे अधिक विस्तार हुआ है। यह विस्तार ग्रेट बैरियर रीफ्स के उत्तरी और मध्य भागों में दर्ज किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ में जो सुधार हुआ है उनमें तेजी से बढ़ने वाले एक्रोपुरा प्रवाल की बड़ी भूमिका रही है। संयोग से तेजी से बढ़ने से ये मूंगे पर्यावरणीय दबावों जैसे बढ़ते तापमान, चक्रवात, प्रदूषण आदि के प्रति भी अति संवेदनशील होते हैं। अब आता है काला मूंगा या ब्लैक कोरल। ऑस्ट्रेलिया में काले मूंगे की नई प्रजातियों की खोज हुई है। ये नई प्रजातियां ग्रेट बैरियर रीफ के तट के सतह से 2500 फीट नीचे पाई जाती हैं। ये संपूर्ण विश्व सभी गहराइयों में पाए जाते हैं। हालांकि आमतौर पर इन्हें गहरे समुद्र के प्रवाल के रूप में जाना जाता है। इनका रंग दुर्लभ ही काला होता है। ये सफ़ेद, लाल, हरे, पीले, भूरे रंग के भी पाए जाते हैं। ये फिल्टर फीडर होते हैं जो छोटे प्राणी प्लवकों को खाते हैं। अब आता है एजुजेंथिली मूंगा। पहली बार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल में एजुजेंथिली मूंगा या प्रवाल कोरल की 4 प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की है। मूंगा की सभी 4 प्रजातियां एक ही फिलेबिलिडे से संबंधित हैं। दर्ज की गई 4 प्रजातियां निम्नलिखित हैं: ट्रूनो, कैटोफिलेबम क्रेसस, टी इनकेट्रेसस, टी एक्यूलेटम, टी इरेगुलरी है। ये प्रजातियां पहले जापान से लेकर फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियाई जल में पाई गई थीं। उपर्युक्त प्रजातियों में से केवल टी क्रेम्स को अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी सहित हिंद पश्चिमी प्रशांत महासागर की सीमा के भीतर पाया गया है। एजुजेंथिनी मूंगों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें जूजेंथी नहीं होता है। ये सूर से नहीं बल्कि प्लवकों के अलग अलग रूपों में पोषक प्रदान प्राप्त करती हैं। मूंगों को ये समूह गहरे समुद्र को दर्शाती है। इनमें अधिकांश प्रजातियां 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच पाई जाती है। अब जैव विविधता से संबंधित पहले क्या क्या रही हैं? पहला, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों से संबंधित परामर्श जारी किया है। हाल के दिनों में कुत्तों और कुत्तों को खिलाने की देखभाल करने वाले के खिलाफ अत्याचार, कुत्तों को लेकर शहरी नागरिकों के बीच विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यह एक वैधानिक निकाय रहेगा जिसका मुख्यालय बल्लभगढ़, हरियाणा में है। इसकी स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई थी। इसमें अधिदेश पीछे अधिनियम 1960 के प्रावधानों तथा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पशुओं को अनावश्यक नुकसान या पीड़ा पहुंचाने में रोकता है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। अब आता है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। यह अवार्ड डॉक्टर जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ने सम्मानित किया था। यह पुरस्कार एंटरप्रेन्योर विजन श्रेणी में दिया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रदान करता है। बर्मन हरिगडा आर्मी का नेतृत्व करते हैं। यह ग्रेटर एजुकेटेड स्टॉक को विलुप्त होने से बचाने के प्रति समर्पित एक जमीनी स्तर का संरक्षण आंदोलन है। इस आंदोलन के सभी सदस्य महिलाएं हैं और इस अवार्ड के बारे में इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसे प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की ओर से पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ताओं को प्रदान करता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिनके कार्यों का पर्यावरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। अब आता है ओरण भूमि। ओरण भूमि जैसलमेर राजस्थान के लोग ओरण भूमि को समुदाय द्वारा संरक्षित पवित्र स्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग वर्तमान में इसके बंजर भूमि के दर्जे के विरोध में की जा रही है। ओरण पवित्र स्थल है जो जैव विविधता से संबद्ध होते हैं। इन स्थलों पर आमतौर पर एक जल निकाय भी पाया जाता है। ओरण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मरुस्थलीय बिल्ली आदि के निवास स्थान होते हैं। ओरण ऐसे स्थल भी हैं जहां चरवाहे अपनी पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। ओरण स्थलों का उपयोग सामुदायिक सभाओं, त्योहारों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। अब आता है एक्सीक्लोफेनाक। एक्सीक्लोफेनाक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने मवेशियों में एक्सीक्लोफेनाक के उपयोग का प्रतिबंध लगाने की मांग की है। एक्सीक्लोफेनाक पशुओं के लिए एक दर्द निवारक दवा है। यह मांग इसलिए की गई है क्योंकि एक अध्ययन से पता चला है कि एक्सीक्लोफेनाक दवा का जलीय भैंसों और गायों में डाइक्लोरोफेन के रूप में चयापचय हो रहा है। यह अंततः देश में गिद्धों की आबादी के लिए एक खतरा है। डाइक्लोरोफेनॉक एक सूजन रोधी दवा है। इस पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह दवा संपूर्ण एशिया में गिद्धों की आबादी में व्यापक रूप से गिरावट का मुख्य कारण थी।
अब आता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। हैदराबाद शहर ने समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड जीते हैं। इस अवार्ड के परिणाम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स ने घोषित किए। अब आता है स्पंज विरंजन। स्पंज विरंजन क्या है? इस साल न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्री तट पर अब तक की सबसे बड़ी स्पंज विरंजन की घटना देखी गई है। स्पंज के बारे में एक घने सरंध युक्त व कंकाल वाले साधारण जलीय जीव होते हैं। इनका पर्यावास ये दुनिया भर में मौजूदा प्रवाल भित्तियों में पाए जाते हैं। प्रमुख विशेषताएं इसकी: स्पंज जल की बड़ी विशेष मात्रा को शुद्ध करते हैं। ये भोजन के लिए छोटे खाद्य कणों पर निर्भर होते हैं। ये कार्बन को जल स्तंभ के जरिए समुद्र के निकट तल तक ले जाते हैं। इससे किससे खतरा है ना? प्रवाल की तरह है, स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा होता है। अब पर्यावरण से जैव विविधता से संबंधित कौन कौन सी रिपोर्ट आई हैं और इन्हें कौन प्रकाशित करता है उसको देखते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स, इसको जारी करता वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है। यह एक गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। यह पक्षियों की आधिकारिक लाल सूची जारी करने वाला संगठन है। भारत से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इसका साझेदार है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में यह है पक्षियों की 10,994 मान्यता प्राप्त विलुप्त प्रजातियों में से आधे के लिए उत्पन्न संकट पर प्रकाश डाला गया है। मालेयो मैक्रोसेफ्लॉन मेलियो और वियतनामी क्रेस्टेड एगर्स रिनार्डिया ओसिलेटा को क्रिटिकल इंडेंजर्ड पक्षी प्रजाति घोषित किया गया। विश्व के संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या को प्रभावित करने वाले खतरे निम्न हैं। एक तो कृषि, दूसरा वनों की कटाई, शिकार और जाल आदि में फंसना, हमलावर विदेशी प्रजातियां, आवासीय और वाणिज्यिक विकास, आग लगने की घटनाएं और आग की बुझाने की कार्यवाही आदि। उष्णकटिबंधीय वनों के अलावा प्राकृतिक घास के मैदान पर खतरा उत्तरी अमेरिकी, यूरोप और भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। समशीतोष्ण अक्षांशों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक संकटापन्न पक्षी प्रजातियां 86.4% पाई जाती हैं। अब इसका एक ग्राफ है, कहाँ घट रहे हैं ये देख लेते हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त है हिमालयन कोयल, ग्रेट इंडियन वेस्टर, बंगाल फ्लोरिकन, ये इसमें दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। अब आता है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022। इसे जारी करता है विश्व वानिकी कांग्रेस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। यह एक विशेष प्रासंगिक विषय पर ध्यान देने के साथ प्रत्येक 2 वर्षों में वनों और लोगों के बीच परस्पर क्रियाओं पर डेटा एवं विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में हरित आवरण की पूर्व स्थिति को बहाल करने की बात कही गई है। साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता की हानि सहित पृथ्वी के बहुआयामी संकटों से निपटने के लिए उपायों पर विचार किया गया। रिपोर्ट के 3 वन उपायों की क्षमता प्रणाली। यह दुनिया के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है। वनों में 2011 से 2020 में जितना कार्बन उत्सर्जित किया था उससे कहीं अधिक कार्बन अवशोषित किया है। वनोन्मूलन दर घट रही है, लेकिन 2015 से 2020 में अभी भी 10 मिलियन हेक्टेयर थी। अब आता है IPBES आकलन रिपोर्ट। वन्य प्रजातियों का साधारणीय उपयोग, इसको जारी करते हैं जैव विविधता में पारितंत्र सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच। यह रिपोर्ट दुनिया में पादपों, प्राणियों और कवक शैवालों वन्य प्रजातियों के अधिक संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तुत की जाती है। इसमें 5 श्रेणियां की पहचान की गई है, जैसे मछली पकड़ना, प्रजातियों का संग्रह करना, लॉगिंग या लकड़ी के लिए व्यावसायिक रूप से वृक्षों की कटाई करना, स्थलीय जंतुओं को पकड़ना और दोहन न करने वाली पद्धतियाँ। IPBES क्या है? इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। यह 2012 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। इसमें वर्तमान में 137 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। और इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, संधारणीय उपयोग और विज्ञान आधारित नीतिगत हस्तक्षेप को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आता है स्टेट ऑफ मैंग्रोव 2022। इसे जारी करता ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, जो वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। इसमें कहा गया है कि 2020 में वैश्विक मैंग्रोव वातावरण का कुल क्षेत्रफल 1,47,359 वर्ग किलोमीटर था और 2016 में यह 1,36,000 वर्ग किलोमीटर था। यह वृद्धि वास्तविक वृद्धि न होकर मुख्य रूप से मानचित्र में हुए सुधार के कारण परिलक्षित हुई है। हालांकि
मैंग्रोव वनावरण की हानि की दर में गिरावट आई है। पिछले दशक में कुल मैंग्रोव वनावरण में औसत हानि प्रति वर्ष केवल 66 वर्ग किलोमीटर हुई है। 1996 और 2010 के बीच 337 वर्ग किलोमीटर थे। अब आता है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। यह क्या है? यह 2018 में विश्व महासागर शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित द्वारा शुरू किया गया था। यह कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द नेचर कंजर्वेंसी, वेटलैंड इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड फंड और उद्देश्य संरक्षण, पुनरुद्धार, उचित प्रबंधन के माध्यम से वैश्विक मैंग्रोव के वनावरण को बढ़ाना है। तथा इसको कहाँ ये 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? मैंग्रोव को हानि को रोकना, विज्ञान आधारित पुनरुद्धार गतिविधियों को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना। सदस्यता में इसमें 30 से अधिक संगठन शामिल हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है मैंग्रोव की स्थिति। विश्व के मैंग्रोव की स्थिति 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की थी और मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर जैसी कई पहलों को संचालित किया गया था। इसके MFF के अंतर्गत बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, सेशेल, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। अब आता है लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। इसके जारी करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF वर्ष 1961 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के इस तथ्य को मापन करती है कि जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण पर बढ़ते दबाव के प्रति प्रजातियां कैसे प्रतिक्रिया कर रही हैं। इसके शीर्षक है बिल्डिंग अ नेचर पॉजिटिविटी सोसाइटी। रिपोर्ट के निष्कर्ष है पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में वनों में पाए जाने वाले स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों, मछलियों की आबादी में 69% की गिरावट और सबसे ज़्यादा गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में दर्ज की गई है। अब आता है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स क्या है? यह है विश्व की जैव विविधता की स्थिति का मापन करता है। यह मापन स्थलीय ताजे जल और समुद्री पर्यावास की कशेरुकी प्रजातियों की आबादी से जुड़ी प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स को जैव विविधता विषमय ने वर्ष 2011 से 2020 के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के संकेतक के रूप में अपनाया है और वर्ष 2020 पश्चात लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब आता है ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। यह है भारत 2022। यह नागरिक समाज के नेतृत्व की गई एक स्वतंत्र पहल है। इसे 2030 तक निर्वनीकरण को रोकने 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि की पुनर्बहाली की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए किया गया है। इसके लक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं। इनमें वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र और वनों और भूमि पर ग्लासगो घोषणा पत्र शामिल है। इसके 4 मुख्य विषय: अति महत्वपूर्ण वन लक्ष्य 2030 तक प्राकृतिक वनों क्षति और निम्नीकरण को समाप्त करना, संधारणीय उत्पादन और विकास, कानूनी नीति और संस्थागत फ्रेमवर्क सहित वन अभिशासन और वनों के लिए वित्त। इसमें निष्कर्ष रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष बिंदु कौन कौन से हैं? वनों की कटाई की दर में 6.3% की गिरावट आई है। लक्ष्य 10% हुआ है। वाणिज्यिक कृषि और इमारती लकड़ी के लिए वृक्षावरण ह्रास में 6% की कमी हुई है और लक्ष्य 20% है। वनों के लिए समन संबंधी वित्त वर्ष औसतन $2.3 बिलियन है और इसका लक्ष्य 460 बिलियन है। वनों और वन भूमियों से संबंधित गवर्नेंस सभी पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। सभी देशों में इससे संबंधित कानूनी और नीतिगत उपायों को मजबूत करना है। अब आता है सतत विकास। सतत विकास इसका चौथा टॉपिक है। सतत विकास रिपोर्ट 2022। सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत 163 देशों में से 121वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के बारे में सतत विकास रिपोर्ट का आकलन सतत SDG की प्राप्ति में प्रत्येक देश की क्या स्थिति है। यह सतत विकास रिपोर्ट को पूर्व में सतत विकास गोल इंडेक्स और डैशबोर्ड कहा गया था। सतत विकास समाधान नेटवर्क क्या है? इसकी उत्पत्ति 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा
शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य सतत विकास के क्षेत्र में समस्याओं के व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्य को लागू करने के लिए एक वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को एकजुट करना है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों तथा जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसकी सदस्यता में कौन कौन से देश हैं? 144 देशों में 50 नेटवर्क्स में 1700 से अधिक सदस्य हैं। इसकी जानकारी, यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्था, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के मिलकर कार्य करता है। वर्ष 2019 में SDSN ने 6 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को प्रकाशित किया था, जिसका उपयोग SDG के रूपांतरित प्रयासों को एकजुट करना है। SDSN एसोसिएशन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। इस प्रकार फ्रांस में SDSN एसोसिएशन एक गैर लाभकारी संगठन है। फ्रांस में इसके 1901 के एक कानून के तहत स्थापित किया गया है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु पर नजर डालते हैं। पहला, लगातार दूसरे वर्ष विश्व सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स 2022 के अनुसार संपन्न देश विशेष रूप से अनुसंधानीय खपत के माध्यम से नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय स्पिल ओवर उत्पन्न कर रहे हैं। स्पिल ओवर प्रभाव एक देश की अर्थव्यवस्था पर दूसरे देश में होने वाले असंबंधित घटनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 और उसके बाद सतत विकास लक्ष्यों के मामले में प्रगति के लिए विश्व के समक्ष मूलभूत शर्तें हैं: शांति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सतत विकास के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन देखते हैं। सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। इसमें पहला है गरीबी की समाप्ति, दूसरा भूखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्यता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्ट काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, कम असमानता, 11वां संधारणीय शहर और समुदाय, 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14वां जलीय सुरक्षा, 15वां स्थलीय जीवों की सुरक्षा, 16वां शांति, न्याय और सशक्त संस्थान, 17वां लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये इसके 17 गोल हैं। भारत की प्रदर्शन देखते हैं। भारत की रैंकिंग लगातार तीसरे वर्ष गिरावट रही है। 2020 में 117वें और 2021 में 120वें स्थान पर था। वर्ष यह 21वें स्थान पर है। इस वर्ष वह 121वें स्थान पर है। भारत में 2 लक्ष्यों में 12वां और 13वां लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और चौथे लक्ष्य के मामले में चुनौतियां बनी हुई हैं। 3 लक्ष्यों 1, 7 और 10 में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं और कुल 17 लक्ष्य में से 11 लक्ष्यों में दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, 11वां, 14वां, 15वां, 16, 17 की प्राप्ति में बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। जो ये लक्ष्य हमने देखे हुए हैं, कौन कौन से लक्ष्य में चुनौती बनी हुई है, जो सिंबल के माध्यम से भी इसमें दिखाए गए हैं। अब आता है भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023 से 2027। यह भारत में संयुक्त राष्ट्र की 26 संस्थानों की योजनाओं और कार्यक्रमों की संपूर्णता को दर्ज करने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उद्देश्य 2030 के एजेंडा को 4 स्तंभों को भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना है। इसके 4 स्तंभ हैं: लोक, समृद्धि, गृह और भागीदारी, जिसके 6 परिणाम हैं: स्वास्थ्य और कल्याण, पोषण और भोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास और उत्कृष्ट कार्य, पर्यावरण, जलवायु, वास और लचीलापन, लोक, समुदाय और संस्थानों को सशक्त बनाना। यह भारत सरकार और UNSDF का एक सहयोगी ढांचा है। पहला सहयोग ढांचा वर्ष 2018 से 2022 तक की अवधि के लिए था और 2023 से 2027 के लिए नवीनीकृत किया जाएगा और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस पर हस्ताक्षर किए गए। अब आता है सतत शहर समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक परियोजना। UN हैबिटेट के निष्कर्ष सतत शहर समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक परियोजना पर आधारित है। इसे जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सहयोग से संधारणीय शहरी नियोजन और प्रबंधन के घटक के रूप में लागू किया गया था।
सतत शहर समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की साझेदारी में UNIDO और UN हैबिटेट द्वारा कार्यान्वित है। वित्त पोषित वैश्विक पर्यावरण सुविधा के माध्यम से है। यह 5 शहरों में लागू किया जा रहा है: जयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, विजयवाड़ा और गुंटूर आंध्र प्रदेश और मैसूर कर्नाटक, जिसका लक्ष्य शहरी नियोजन और प्रबंधन में संधारणीय रणनीतियों को एकीकृत करना तथा हरित अवसंरचना में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगा, सेवा वितरण में सुधार करेगा और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा, जिससे लचीलापन को बढ़ावा और गवर्नेंस को मजबूत किया जा सकता है। इसके प्रमुख घटक में भारत में स्थानिक योजना के लिए एक शहरी संधारणीय आकलन ढांचा विकसित करना। यह निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया एक साधन है। इससे भारत में संधारणीय और लचीली शहरी योजना व प्रबंधन के बढ़ावा देने के लिए नगर निगम आयुक्तों एवं शहरी प्रैक्टिनर्स को संबंधित निर्णय में सहायता मिल जाएगी। जयपुर को अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क व 3 समग्र सस्टेनेबिलिटी रेटिंग मिली है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम क्या है। इसकी उत्पत्ति, यह मानव अधिवासों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अधिदेशित किया गया है, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसका उद्देश्य सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देना है। इसकी जानकारी अन्य जानकारी में UN हैबिटेट प्रकाशन इसके द्वारा होता है। विश्व के शहरों की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य और शहर, मानव अधिवासों पर वैश्विक रिपोर्ट और स्थानीय निकाय भविष्य जो हम चाहते हों और नया शहरी एजेंडा, इसके तहत महत्वपूर्ण जानकारी। अब आता है अन्य संधारणीय आवासीय पहले कौन कौन सी है। 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम, इसका आयोजन पोलैंड के कैटोविस शहर में किया गया। यह वर्ल्ड अर्बन फोरम UN हैबिटेट द्वारा सह आयोजित एक सतत शहरीकरण की प्रमुख वैश्विक पहल है। इसकी स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य तीव्र शहरीकरण, समुदाय, शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन और नीतियों पर इसके प्रभाव का परीक्षण करना है। प्रथम WUF का आयोजन 2002 में केन्या के नैरोबी में किया गया था। 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया आदि ने शहरी प्रगति आधारित समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब आता है गृह ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। गृह को एक निजी संस्थान टेरी ने विकसित किया है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया। इसे भारत सरकार ने 2007 में हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में अपनाया था। यह किसी इमारत के संपूर्ण अस्तित्व अवधि के चक्र के दौरान समग्र रूप से उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार यह हरित भवन के निर्माण के लिए एक निश्चित मानक प्रदान करता है। भारत ने गृह को UNFCCC के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और उनके अपने उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल किया है। इस तरह इसे भारत की अपनी हरित भवन रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब आता है इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन कार्यक्रम CITIIS। राष्ट्रीय नगर कार्यक्रम संस्थान NIUA CITIIS मतलब इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन कार्यक्रम के तहत एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसका शीर्षक भविष्य के लिए शहर है। CITIIS आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ तथा NIUA राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विशेषज्ञों के माध्यम से अनुदान एवं तकनीकी सहायता के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम चैलेंज प्रोसेस के माध्यम से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। अब आता है भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा। वित्त मंत्रालय ने भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड एक निश्चित आय वाला वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसे विशेष रूप से जलवायु संबंधी या पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये SGB सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-2023 के केंद्रीय बजट में हरित परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई थी। इसके फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? इस फ्रेमवर्क के तहत उन परियोजनाओं को ग्रीन प्रोजेक्ट कहा जाता है जो निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होते हैं।
पहला, वह ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा, वह कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं में शामिल है अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन बिल्डिंग आदि। परियोजनाएं जो पात्र नहीं है जिसमें आती हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजनाएं, प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण और 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्र। एसजीबी जारी करने के लिए प्रमुख निर्णयों का अनुमोदन करने के लिए हरित वित्त कार्य समिति का गठन किया गया है। ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। भारत में ग्रीन बॉन्ड 2017 में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड ने ग्रीन बॉन्ड के लिए प्रकटीकरण मानदंड जारी किए थे। इसके तहत जारीकर्ता को ऐसी प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए पर्यावरणीय उद्देश्य को प्रकट करना होगा। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड यस बैंक लिमिटेड द्वारा 2015 में जारी किया गया था। अब आता है सुर्खियों में रहे कौन कौन सी बॉन्ड है। पहला आता है म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। और म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड सेबी ने यह घोषणा की है कि नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकते हैं। इन बॉन्ड्स को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने और सूचीबद्ध करने से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन कर जारी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं में नवीनीकरण ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, हरित भवन निर्माण आदि शामिल हैं। अब आता है ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं? यह भी सेबी ने ब्लू बॉन्ड की अवधारणा प्रस्तुत की है। म्यूनिसिपल बॉन्ड को भी सेबी के द्वारा किया गया है और ब्लू बॉन्ड को भी सेबी के द्वारा किया गया है। इसे संदाड़ी वित्त की एक विधा के रूप में प्रकाशित किया गया है। ब्लू बॉन्ड ऋण लिखित एक इंस्ट्रूमेंट का एक नया रूप है। इसे स्वस्थ महासागरों और नीली अर्थव्यवस्थाओं के लिए निवेश का समर्थन करने हेतु जारी किया जाता है। नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और स्वरोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग है। ब्लू बॉन्ड नीली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाने का अवसर प्रदान करती हैं। भारत नीली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे समुद्री संसाधन खनन, सतत मत्स्यन, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति आदि में ब्लू बॉन्ड का उपयोग कर सकता है। अब आता है ग्रीन परमिट। ग्रीन परमिट केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण मंजूरी के तहत ग्रीन परमिट की अवधारणा की अवधि बढ़ा दी है। अन्य संबंधित तथ्य में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को बढ़ा दिया गया है। नदी घाटी परियोजनाओं की वैधता को 13 वर्ष कर दी गई है। पर्यावरणीय ऊर्जा परियोजनाओं या परमाणु ईंधन की प्रोसेसिंग को शामिल करने वाली परियोजनाओं की वैधता बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है तथा खनन और नदी घाटी परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजना गतिविधियों हेतु पर्यावरण मंजूरी वैधता 10 वर्ष के लिए होगी। खनन पट्टों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में खनन पट्टे 50 वर्षों के लिए दिए जाते थे जबकि पर्यावरण मंजूरी 30 वर्षों के लिए वैध होती थी। वैधता बढ़ाने की जरूरत क्यों आई? भूवैज्ञानिक चुनौतियों, वन मंजूरी में देरी आदि के कारण परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा होने में काफ़ी समय लगता है। ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पर्यावरणीय मुद्दों सहित स्थानीय चिंताओं को दूर करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए वैधता में वृद्धि हुई है। पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में, इससे पहले पर्यावरण संशोधन अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अनिवार्य किया गया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना की अधिसूची 1 सूचीबद्ध किसी भी गतिविधि के विस्तार या आधुनिकीकरण या नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य किया गया है। भारत वर्तमान में EIA प्रक्रिया को IIA अधिसूचना 2006 और इसके बाद इसमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित किया जाता है। अब आता है पर्यावरण प्रभाव आकलन या EIA नियम 2006 में क्या अन्य संशोधन हुए? संशोधन नियमों में नियंत्रण रेखा सीमा के 100 किलोमीटर से भीतर रक्षा और सामरिक महत्व की राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। दूसरा, ये नियम बायोमास आधारित ऐसे विद्युत संयंत्रों की छूट सीमा से भी वृद्धि करते हैं जो कोयले, लिग्नाइट, पेट्रोलियम उत्पादों जैसे सहायक ईंधन का 15% तक उपयोग करते हैं। तीसरा, इस अधिसूचना में हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों के विस्तार से संबंधित परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी लेने से छूट दी गई है। हालांकि ये परियोजनाएं हवाई अड्डे के मौजूदा क्षेत्र में वृद्धि नहीं करती हैं। चौथा आता है राष्ट्रीय महत्व के किसी भी श्रेणी B परियोजनाओं का आकलन केंद्रीय स्तर पर श्रेणी B परियोजनाओं के रूप में किया जाएगा। इन परियोजनाओं में संबंधित है राष्ट्रीय रक्षा और सामरिक या सुरक्षा महत्व की परियोजना, और दूसरा महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे आकस्मिकताओं के कारण या राष्ट्रीय कार्यक्रमों या योजनाओं या मिशनों के तहत पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित परियोजनाएं हैं। अब आता है पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 के मुख्य बिंदुओं पर नज़र। जैसे इसके तहत जो पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है जिसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं।
पहली खनन परियोजना, दूसरी ताप विद्युत संयंत्र परियोजना, तीसरी नदी घाटी परियोजनाएं, चौथी अवसंरचनाओं और उद्योग परियोजनाएं जिनमें बहुत छोटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फाउंड्री इकाइयाँ भी शामिल होती हैं। परियोजना के 4 चरण हैं: स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन। पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए 105 दिनों की समय अवधि निर्धारित की गई है। इसके मूल्यांकन के लिए 60 दिन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्णय के लिए 45 दिन शामिल हैं। परियोजनाओं का वर्गीकरण मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों पर संभावित प्रभावों और संभावित प्रभावों की स्थानिक स्थिति सीमा के आधार पर किया जाता है। सभी श्रेणी ए, श्रेणी बी वन परियोजनाओं अथवा गतिविधियों के मामले में कुछ अपवादों के साथ सार्वजनिक परामर्श लिया जाएगा। अपवादों में क्या आता है? अपवादों में सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिकीकरण, सड़कों और राजमार्ग का विस्तार जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं है, भवन निर्माण परियोजनाओं, क्षेत्र विकास परियोजनाओं और टाउनशिप आदि शामिल हैं। आवेदक से अनुरोध पत्र प्राप्त होने की तारीख 45 दिनों के भीतर की अवधि सार्वजनिक सुनवाई पूरी की जाएगी। पर्यावरण मंजूरी कौन कौन से क्षेत्र में दी गई है? स्थान की पहचान, जांच पड़ताल, यदि अनिवार्य हो तो EIA करना, NOS के आवेदन और EC के लिए आवेदन, मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा, सुझाए गए परिवर्तन, स्वीकृति और खारिज, इसको दिखाया गया। परियोजना की श्रेणियां दिखाई गई हैं जो A, B, C, B1 और B2 में है। श्रेणी 1 जो है वह केंद्र सरकार की अग्रिम पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य होती है। श्रेणी बी में संघ राज्य क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव प्राधिकरण के अग्रिम पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य है। इसमें श्रेणी B1 आती है और एक श्रेणी B2 आती है जिसको दिखाया गया है। अब आता है संबंधित सुर्खियां कौन कौन सी रही हैं। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण एवं वन पर्यावरण मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि वह SEIAAS द्वारा पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए पैनल का गठन करें। इससे MOEF एंड SCC ने एक निश्चित श्रेणी की परियोजनाओं के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया था। यह व्यापक अवसंरचनात्मक, विकासात्मक और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने हेतु जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य परियोजना के पर्यावरण और लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना है और उन्हें कम करने की कोशिश करना है। पर्यावरणीय प्रभाव की 100 रिपोर्टिंग हेतु कंपनियों के लिए मानकों का संशोधित मसौदा। इसके तहत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ने जनता के सुझाव के लिए मसौदा तैयार किया है। यह ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव बायोडाइवर्सिटी स्टैंडर्ड का एक स्वतंत्र मानक निर्धारित करती है। इसका जो अंतिम बार प्रकटीकरण 2006 में किया गया। अब आता है क्लाउड फॉरेस्ट एस्टेट। हाल ही में अर्थ सिक्योरिटी द्वारा क्लाउड फॉरेस्ट एसेट्स फाइनेंसिंग ए वैल्यूएबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन शीर्षक एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसका अर्थ सिक्योरिटी एक वैश्विक प्रगति आधारित संपत्ति प्रबंधन सलाहकार फर्म है। इससे संबंधित तथ्य, यह रिपोर्ट क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड प्रगति आधारित समाधानों का एक हिस्सा है। ये बॉन्ड इन क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए वित्त पोषण का एक विकल्प है। फॉरेस्ट क्लाउड और फॉरेस्ट क्लाउड 25 पहल के बारे में। क्लाउड फॉरेस्ट ये आमतौर पर नदी के उद्गम क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन हैं। ये ज़्यादातर बादलों से ढके रहते हैं। ये वन समुदायों, उद्योग और जल विद्युत संयंत्रों के लिए स्वच्छ जल के भंडारण को बनाए रखते हैं। अधिकांश यानी 90% क्लाउड फॉरेस्ट 25 विकासशील देशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जलवायु परिवर्तन में अत्यधिक प्रभावित होते हैं। CF25 एक निवेशी संबंधी पहल है। यह देशों, ऋण देने वाले बहुपक्षीय संगठनों को एकजुट करने और ऐसे निवेश विकल्पों को मजबूत करने एवं उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड के लाभ क्या क्या हैं? पहला, संसाधन मुद्रीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की वास्तविक क्षमता को साकार करना। तीसरा, हरित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना। चौथा, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना। पाँचवा, निम्न आय वाले देशों के लिए वैकल्पिक जलवायु वित्त पोषण तंत्र। और अंतिम पॉइंट है भागीदारी और सामुदायिक क्षमता निर्माण। अब आता है मेघवन क्या है। मेघवन 10% से अधिक वातावरण वाले क्षेत्र या जहाँ 70% से अधिक समय कोहरा मौजूद रहता है। ज़्यादातर समुद्र जल स्तर में 1500 से 3000 मीटर के बीच पाए जाते हैं। अन्य वनों की तुलना में ठंडे और आर्द्र होते हैं। कोई और फर्ण से ढके छोटे वृक्ष होते हैं। सतह स्तरीय सघन कोहरे के बादलों की मौजूदगी होती है। अब आता है वाटर पेमेंट वित्त पोषण तंत्र। वाटर पेमेंट, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के एवज में जल उपयोगकर्ताओं में पेमेंट वसूला जाएगा। ऐसे उपभोगकर्ताओं के लिए अनुपालन मानदंडों को पूरा करने वाले व राष्ट्रीय स्तर पर संचालित जल विद्युत बांध आदि शामिल होता है। अब आता है सॉवरेन कार्बन
तराई वाले इलाके में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के व्यापक क्षेत्रों के लिए एक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में सॉवरेन और सब सॉवरेन अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत फॉरेस्ट कार्बन का वित्त पोषण किया जाता है। इनके अंतर्गत यह रिपोर्ट क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड का प्रस्ताव किया गया है। इसमें सामूहिक व्यवस्था के माध्यम से जारी किया जाता है। क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड क्लाउड फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए वित्त जुटाने हेतु ऋण आधारित साधन है। इनका मूल्य किसी देश में क्लाउड फॉरेस्ट संसाधनों के आर्थिक मूल्य पर आधारित होता है। प्रकृति आधारित समाधान क्या है? प्रकृति आधारित समाधान की संरचना जिस तरीके से इसमें दिखाई गई है, एक मानव कल्याण में और जैव विविधता संबंधी लाभ क्या क्या हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन या पुनरुद्धार के लिए कार्यवाही करना, जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य, जल खाद्य और जल संरक्षण और आपदा जोखिम में कमी जैसी सामाजिक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से व अनुकूल रूप से संबोधित करना है। तीसरा, एक साथ मानव कल्याण और जैव विविधता संबंधी लाभ प्रदान करना। चौथा, लोगों की सुरक्षा करने, अवसंरचना का अनुकूलन करने और एक स्थिर एवं जैव विविधता से युक्त भविष्य की रक्षा करने के लिए प्रकृति व स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति का लाभ उठाना है। प्रकृति आधारित समाधान के लाभ क्या क्या है? अनुकूलन, समन, लचीलापन। अनुकूलन में मिलेट्स या मोटा अनाज जैसे सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती के माध्यम से जलवायु के प्रति संवेदनशील कृषि भूजल को बचाने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद कर सकती है। समन, प्रकृति आधारित समाधान पेरिस जलवायु लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए 2030 तक आवश्यक 37% समन लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है। लचीलापन, हाल ही में शुरू की गई पहल मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम तटीय समुदायों को आय के अवसर प्रदान करने के साथ साथ मैंग्रोव का उपयोग करके चक्रवात और सुनामी के खिलाफ लचीलापन बनाने में मदद करती है। अब आता है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए NBS सहायक क्रियाएं, पारिस्थितिकी प्रणालियाँ, जलवायु से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, मापने योग्य जलवायु संबंधी परिणाम। ये कार्य क्षमता बनाए रखने के संदर्भ में है। गिरावट से बचने के लिए रक्षा करना, पुनर्स्थापित करना, प्रबंधित करना और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में संबंधित सुर्खियाँ क्या क्या रही? SPN 2022 की रिपोर्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, यह रिपोर्ट जारी की गई है, 2022 जारी की गई, जिससे पता चला है कि प्रकृति आधारित समाधान के लिए बहुत कम धन आवंटित किया जाता है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और BMZ द्वारा वित्त पोषित इकोनॉमिक ऑफ लैंड डिग्रेडेशन पहल द्वारा विविड इकोनॉमिक्स बाई मैकेंजीज के द्वारा जारी की जाती है। ELD एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में भूमि के वास्तविक महत्व को शामिल करना और संधारणीय भू उपयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल 2011 में जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन और यूरोपीय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। इसमें प्रकृति आधारित समाधानों के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त को प्रभाव को दर्शाया गया है। NBS का उद्देश्य जैव विविधता की हानि, भूक्षरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक चुनौतियों के निपटने से प्रयास करना है। अब आता है वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधन। इसमें आता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा सुर्खियों में क्यों रही है, देखते हैं। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत का पहला महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है। यह OTEC संयंत्र लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र की क्षमता 65 किलोवाट है। इस संयंत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह OTEC संयंत्र समुद्री जल को पेयजल में बनाने के लिए निम्न तापमान वाले तापीय विलवणीकरण पर आधारित विलवणीकरण संयंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इनसे पहले भारत में 1980 में तमिलनाडु तट पर एक OTEC संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि यह योजना पूरी नहीं हो पाई है। अब OTEC क्या है? महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण। यह समुद्री सतही जल और गहरे समुद्री जल के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करके ऊर्जा के उत्पादन की एक प्रक्रिया है। जो सूर्य के ताप से महासागर की सतही जल गहरे जल की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है और OTEC के तहत तापमान में इस अंतर का प्रयोग विद्युत उत्पादन करने और समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए किया जा सकता है। OTEC प्रणाली के तहत तापांतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस द्वारा टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा की जाती है। भारत की क्षमता उपयुक्त तकनीकी विकास के साथ भारत में OTEC की सैद्धांतिक क्षमता 180
1000 मेगावाट है। इसके लाभ भारत की भौगोलिक स्थिति OTEC के विकास के लिए अनुकूल है। इसमें अक्षय ऊर्जा जैसे पवन और सौर ऊर्जा अनियमित विद्युत के बजाय विद्युत के लिए एक नियमित स्वच्छ स्रोत निर्मित हो सकेगा। इससे पेयजल, हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन किया जा सकता है। OTEC प्रक्रिया से संबंधित ठंडे और पोषणयुक्त जल के कई व्यावसायिक उपयोग हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग, मत्स्य पालन, सी वाटर कूल्ड, ग्रीन हाउस आधारित खाद्य उत्पादन आदि हैं। OTEC संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या हैं? यह उच्च अग्रिम पूंजीगत लागत, उच्च अग्रिम पूंजी लागत या पंपिंग या पाइपिंग अवसंरचना में रखरखाव में भी अत्यधिक लागत लाती है। यह व्यापक पैमाने पर स्थापित पर खींच किफायती है, कम अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। अब आती है पर्यावरणीय चिंताएं। OTEC संयंत्रों में अपेक्षाकृत ठंडे, सघन और पोषण युक्त जल की निकासी होती है। समुद्री जीवों का केवल उलझना और फंसना, मशीनों से होने वाला शोर और समुद्री जल में जीवनाशियों या अन्य संभावित प्रदूषकों के दुर्घटनावश बहाव आदि से समुद्री जीवों या पारितंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके तहत शैवाल, सूक्ष्मजीवों, पादपों आदि में आवश्यक एकत्रण से जैविक दूषण में वृद्धि होती है। और ये महासागर आधारित ऊर्जा के अन्य रूप हैं, जिसमें तरंग ऊर्जा, जलधारा ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा को दिखाया गया है। अब आता है संबंधित तथ्य। सिंधुजा फर्स्ट IIT मद्रास ने समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर का विकास किया है। इस ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को सिंधुजा फर्स्ट नाम दिया गया है। इस कन्वर्टर में तैरता हुआ बोया इस पर और इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल होता है। इसमें गुब्बारे जैसे तैरते हुए बोये के मध्य भाग में एक छिद्र होता है, जिससे होकर सपाट गुजरती है। इस स्पार को समुद्री तल में स्थापित किया जाता है। लहरों की हलचल के साथ तैरता बोया ऊपर नीचे गति करता है और स्पार स्थिर रहती है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक मॉड्यूल तैरते हुए बोये को स्पार के मध्य सापेक्ष गति द्वारा बिजली पैदा करती है। इसमें भारत को अपने द्वीपों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है तथा 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। इसमें समुद्री जल में ज्वारीय, तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा का भंडार है, जो 40 गीगावाट तरंग ऊर्जा का उत्पादन इससे संभव हो सकेगा। इसके प्रमुख लाभ में इससे प्रदूषण नहीं होता, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, उपलब्ध ऊर्जा का घनत्व अधिक होता है। कुछ अन्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इससे अधिक ऊर्जा उत्पादन अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही इससे ऊर्जा उत्पादन के उतार चढ़ाव की संभावना कम होती है इत्यादि। प्रमुख चुनौतियों में शुरुआती में लागत काफ़ी अधिक होती है। इससे समुद्री जीवन और नौवहन के समक्ष खतरा पैदा होता है। यह स्थान विशेष पर तक सीमित होता है तथा प्राकृतिक आपदाओं से ऊर्जा उपकरणों की क्षति पहुंचने का खतरा होता है। अब आता है कोयला गैसीकरण। कोयला गैसीकरण क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50% की रियायत की अनुमति दी है। इसके तहत सफल बोलीदाता 50% की रियायत के लिए पात्र होते हैं। वह निकाले गए कोयले या तो अपने संयंत्र या अपनी होल्डिंग सहायक कंपनियों, समृद्ध कंपनियों या एसोसिएटेड कंपनियों में कोयले के गैसीकरण और द्रवीकरण में उपयोग करता है। सालाना कोयले के गैसीकरण और द्रवीकरण के लिए कोयले को बेचता है। हालांकि यह उस वर्ष के लिए स्वीकृत खनन योजना के तहत निर्धारित कोयला उत्पादन के कम से कम 10% गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए खपत करने या बेचने की शर्तों के अधीन होगा। कोयला गैसीकरण क्या है? यह कोयले को संश्लेषित गैस में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया होती है। सिनगैस वस्तुतः हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण रूप होता है। कोयला गैसीकरण एक इन सीटू प्रक्रिया है। इसके तहत ऑक्सीजन को जल के साथ कोयले के संस्तर पर प्रवेश कराया जाता है। इससे उच्च तापमान को प्रज्वलित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कोयला आंशिक रूप से हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब आता है XC2 प्रक्रिया में रिएक्टर को धरातल में गैसीकरण प्रक्रिया करने के लिए विकसित किया जाता है। गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले में मौजूद सल्फर वस्तुतः हाइड्रोजन सल्फाइड और अल्प मात्रा में कार्बोनिल सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। एसिड गैस रिमूवल प्रणालियों का उपयोग करके इन सल्फर यौगिक को आसानी से किफायती तरीके से हटाया जा सकता है। गैसीफायर के प्रकार क्या क्या है? फिक्स बेड गैसीफायर, फ्लूइड डाइड बेड गैसीफायर, एंट्रेड फ्लो गैसीफायर, ये 3 तरीके के गैसीफायर होते हैं। इसके लाभ क्या क्या है? कोयला गैसीकरण संयंत्र में किसी भी प्रकार का स्लज पैदा नहीं होता है। इसके तहत प्रयुक्त अधिकांश जल का पुनर्चक्रण कर लिया जाता है और गैसीकरण संयंत्रों से प्राप्त बचे हुए अपशिष्ट जल को प्रभावी ढंग से उपचारित किया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले में कई प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। कोयला गैसीकरण के माध्यम से हाइड्रोजन, मेथनॉल और उर्वरक
का उत्पादन किया जाता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र गैसीफायर की राख अवशेषों का उपयोग करके कार्बन फाइबर प्लास्टिक कंपोजिट बनाया जाता है। संबंधित सुर्खियां क्या रही हैं? केंद्र ने 2030 तक 10 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त में एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण के माध्यम से कोयले का उपयोग करने और 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की पहल आरंभ की है। इसमें नोडल अधिकारी होंगे, ब्याज दर संबंधी रियायत होगी और आयात शुल्क में छूट होगी। अब आता है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी दी है। इन संशोधनों के द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 के बजाय 2025-26 तक प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया है। जैव ईंधन या बायोफ्यूल के बारे में, जैव ईंधन से तात्पर्य परिवहन से संबंधित तरल ईंधन से है, जैसे इथेनॉल और बायोडीजल। इससे कृषि संबंधी उत्पाद, वनों तथा किसी अन्य कार्बनिक सामग्री से प्राप्त किया जाता है। जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक के आधार पर इन्हें 4 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहली पीढ़ी खाद्य संबंधी स्रोतों से है, दूसरी पीढ़ी सेल्यूलोज जैव ईंधन के रूप में, तृतीय पीढ़ी को एल्गन जैव ईंधन के रूप में और चतुर्थ पीढ़ी को विकासात्मक चरण के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसका देखा गया है। अब आते हैं प्रतिवर्ष कृषि में 140 बिलियन टन कृषि अपशिष्ट या बायोमास उत्पन्न करने वाले बावजूद भी वर्तमान में पहली पीढ़ी के जैव ईंधन ही विश्व स्तर पर जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है। अब आते हैं जैव ईंधन नीति 2018 क्या है। इसका उद्देश्य आने वाले दशक में देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना, साथ ही जैव ईंधन में उत्पादकता के लिए घरेलू फीडबैक एवं इसके उपयोग एवं विकास को प्रोत्साहन देना है। जैव ईंधन कवर बायो एथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी है। कार्यान्वयन, इसका कार्यान्वयन 2020 में गठित राष्ट्रीय जैव ईंधन का समन्वय समिति द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री होते हैं। इसमें 14 अन्य मंत्रालय और विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और जो देश में जैव ईंधन कार्यक्रम में प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए निर्णय लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम और तेल विपणन कंपनियों ने बीच समग्र समन्वय प्रदान किया है। हालिया में क्या संशोधन हुए हैं? कैबिनेट ने निम्नलिखित को मंजूरी दी है। पहला, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक का उपयोग करना। विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यातोन्मुखी इकाइयों में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जैव ईंधन का उत्पादन करना और विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करना है। एनबीसीसी के में नए सदस्यों को शामिल करने और इस नीति में बदलाव के लिए अनुमति प्रदान की गई है। अब इसकी अन्य विशेषताएं, इसके तहत 3 पीढ़ियों तक के जैव ईंधन का वर्गीकरण किया गया है। साथ ही व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के माध्यम से द्वितीय पीढ़ी के एथेनॉल रिफाइनरियों का समर्थन करना तय किया गया है। इसके तहत पहली पीढ़ी के एथेनॉल के लिए कच्चे माल के दायरे को बढ़ाया गया है। साथ ही क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों, स्टार्च युक्त सामग्री, चीनी युक्त सामग्री आदि को शामिल किया गया। यह एनबीसीसी के अनुमोदन के बाद अधिशेष खाद्यान्नों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। इसके अलावा देश भर में बायोमास का मूल्यांकन करने, राष्ट्रीय बायोमास भंडार को तैयार करने का भी प्रावधान करता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में मई 2022 तक पेट्रोल में 9.90% एथेनॉल मिश्रण की उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत निर्धारित 2022 के अंत से पहले ही प्राप्त कर ली गई है। अब आता है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। हाल ही में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है। यह वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण के लिए 858 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। एनबीपी के बारे में, एनबीपी की 3 उप परियोजनाएं शामिल होगी, अर्थात अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास कार्यक्रम और बायोगैस कार्यक्रम इसमें शामिल होंगे। जैविक पदार्थों से पैदा की जाने वाली विद्युत और गैस को जैव ऊर्जा कहते हैं। जो जैविक पदार्थों को बायोमास कहते हैं। जैविक पदार्थों से जो पैदा की जाने वाली विद्युत और गैस होती है उसे जैव ऊर्जा कहा जाता है। बायोमास इन्हीं जैविक पदार्थों को बायोमास कहते हैं। पादप और प्राणियों से प्राप्त होने वाले नवीनीकरणीय जैव पदार्थ को बायोमास कहते हैं। बायोमास बायोगैस के उत्पादन हेतु कच्चा माल है। बायोमास का प्रमुख घटक कार्बन है। बायोगैस एक नवीनीकरणीय ईंधन है। इसका उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों जैसे कि बचे हुए खाद्य पदार्थों और पशु जनित अपशिष्टों के अपघटन से होता है। बायोगैस में मुख्यतः
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं। इसकी उप परियोजनाओं में उद्देश्य, विस्तार और लाभ। अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम में उद्देश्य क्या है? शहरी औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों में बायोगैस, बायो सीएनजी विद्युत संयंत्रों, प्रोड्यूसर गैस, एसएन गैस के उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की समर्थन करना। भारतीय अक्षर ऊर्जा विकास एजेंसी की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और इर्डा की स्थापना 1987 में की गई। अब आता है अब विस्तार इसका। अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के सफल प्रवर्तन के संबंध में परियोजना की विकासात्मकता को केंद्रीय वित्तीय सहायता तथा कार्यान्वयन निरीक्षण करने वाली एजेंसियों को सेवा शुल्क प्रदान करता है। इससे लाभ क्या होंगे? यह अपशिष्ट निपटान के लिए सुरक्षित तकनीकी रूप से उन्नत साधनों का प्रयोग किया जाता है। बायोमास कार्यक्रम। बायोमास कार्यक्रम उद्योगों में बायोमास ब्रिकेट पैलेट विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना तथा बायोमास आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं का समर्थन करना है। इर्डा इसका कार्यान्वयन एजेंसी होगी और यह है उद्योगों में पैलेट विनिर्माण संयंत्रों बायोमास आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में परियोजना के विकासकर्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता तथा कार्यान्वयन एजेंसी और निरीक्षण एजेंसियों की सेवा शुल्क प्रदान करता है। इसमें पराली दहन की घटनाओं में कमी आएगी। इससे क्या लाभ होंगे? और बेहतर पर्यावरण संबंधी कार्य प्रणालियों को आरंभ करेगा और प्रदूषण को कम करेगा। अब आता है बायोगैस कार्यक्रम। बायोगैस कार्यक्रम के तहत इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की नामित कार्यान्वयन एजेंसी बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा लागू किया जाएगा और इसके तहत व्यक्तिगत उपयोगकर्ता किसानों कुक्कुट पालन आदि के लिए प्रतिदिन 1 घन मीटर से लेकर 2500 घन मीटर के बायोगैस उत्पादन क्षमता वाले छोटे और मध्यम बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। और इससे क्या लाभ होंगे? इससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छता में सुधार होगा। अब आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के प्रदर्शन के सुधार के लिए सौर ऊर्जा जनरेटर के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी खंड को हटा दिया गया है। इसके 3 घटक हैं। घटक ए में विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट की स्थापना की गई है। घटक बी में स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना और घटक सी में कृषि संबंधी फीडरों और सौरीकरण पंपों को सौरीकरण रूप में शुरू किया गया। अब पीएम कुसुम योजना क्या है? इसे नवीनी और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राज्य नोडल एजेंसियां और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों डिस्कॉम और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करेगी और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए किसानों के लिए सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के हिस्से के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन से विद्युत की स्थापित क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 40% करना है। इसका लक्ष्य वित्त पोषण 2025 से 26 तक 30.60 गीगावाट और सौर क्षमता जोड़ना और डीजल पंपों को सोलर पंपों में बदलकर किसी क्षेत्र का डिजिटलीकरण करना है। इसके घटक दिखाए गए हैं घटक 1 के अंतर्गत, बी के अंतर्गत, सी के अंतर्गत, जो हमने थोड़ा थोड़ा करके वहाँ देखे भी हैं। अन्य सौर ऊर्जा संबंधी सुर्खियाँ कौन सी रही हैं? सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजनाओं के विकास की योजना। हाल ही में 57 सौर पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन सौर पार्कों की कुल क्षमता 39 गीगावाट से अधिक होगी। यह मंजूरी सौर पार्कों, अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना के तहत प्रदान की गई है। मंजूरी के बाद इन सौर पार्कों में लगभग 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं ही चालू की गई हैं। इसमें अपनाने की स्थिति, भारत में सौर ऊर्जा को अपनाने की स्थिति में देखते हैं 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट की प्राप्ति हो चुकी है। अब तक 61 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वाले संयंत्रों को स्थापित किया जा चुका है। 6.48 गीगावाट रूफ टॉप सोलर क्षमता को स्थापित किया जा चुका है और विश्व में सोलर फोटोवोल्टिक को स्थापित करने में भारत का 4था स्थान है और भविष्य में सौर ऊर्जा के लिए 280 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 पॉइंट में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है। अब देखते हैं नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बारे में।
नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2014 में सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजनाओं की विकास शुरू की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकास करने वालों को प्लग एंड प्ले मॉडल में परियोजनाएं स्थापित करने में मदद करता है। इस योजना के अंतर्गत 2014 से 2015 में 5 वर्षों की अवधि के भीतर 20 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए कम से कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। 2017 में 20 गीगावाट से 40 गीगावाट कर दिया गया है। इसका जो लक्ष्य है वह सोलर पावर पार्क डेवलपर इस योजना में कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना में बृहत स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को सुगम बनाएगी और त्वरित करेगी। अब आता है ऑर्गेनिक सौर सेल। यह आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने इस्पात के ऊपर कार्बनिक पदार्थों की परत चढ़ाकर कार्बनिक सोलर सेल विकसित किया है। या इसके संबंध में इससे लाभ क्या होंगे? ये हल्के होते हैं और बहुत बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। इससे विनिर्माण लागत भी कम होगी। अब आता है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा शुरुआत की गई है। यह तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन कर रहा है। यह परियोजना उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से भी संपन्न है। अब आता है घर के ऊपर सौर अभियान, सोलर रूफटॉप। यह नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने अखिल भारतीय रूफटॉप और जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित करने के लिए जन समर्थन जुटाना है। इस अभियान का लक्ष्य 100 भारतीय कस्बों और शहरों के बीच सौर रूफटॉप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय सरकार, नागरिकों तथा नगर पालिकाओं को एक साथ लाना है। यह सरकार सौर ऊर्जा पैनल के लिए परिवारों को 40% सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब आता है विद्युत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस माध्यम से नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियमावली 2022। इसे विद्युत मंत्रालय ने विद्युत नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया है। इसके मुख्य प्रावधान: उपभोक्ता डिस्कॉम से हरित ऊर्जा की आपूर्ति मांग करने का हकदार होंगे। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से हरित ऊर्जा खरीदने की अनुमति होगी। हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस लेन देन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है। इसका उद्देश्य छोटे उपभोक्ताओं को भी खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा खरीदने में सक्षम बनाना है और अनुमोदन 15 दिनों में प्रदान किया जाएगा। समान नवीनीकरण खरीदायत होगा। इस हरित प्रमाण पत्र दिया जाएगा उपभोक्ताओं को। संबंधित सुर्खियों में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। यह केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ किया। अब आते हैं अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैसे कोल बेड मीथेन। कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन की जा चुकी भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। ऐसी भूमि पर तापीय और नवीनीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, कोल बेड मीथेन निष्कर्षण इकाइयों और कोयले से रसायन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। कोल बेड मीथेन प्राकृतिक गैस का परंपरागत रूप है। यह कोयले के भंडार या कोयला संयंत्रों में पाया जाता है। कोल बेड मीथेन कोयला और मीथेन रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बनता है। रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान कोयला जल से संतृप्त हो जाता है और मीथेन कोयला संयंत्रों में अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार कोल बेड मीथेन प्राप्त होती है। इसका कोल बेड मीथेन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ईंधन के रूप में सीएनजी वाहनों में, उर्वरक उत्पादन में, औद्योगिक क्षेत्र में, सीमेंट उत्पादन में, रोलिंग मिल में, इस्पात संयंत्रों में, मेथेन उत्पादन आदि में। अब इसके लिए कौन कौन सी नीति तैयार की? तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिनियम 1959। अब आता है भूतापीय ऊर्जा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करती है। इस आयोग ने पुगा लद्दाख में अपना पहला कुआं खोदना शुरू किया है। इसके लाभ: यह कार्बन रहित होती है, ऊर्जा नवीनीकरणीय स्रोत है, इससे जुड़ी कमी है, स्थल विशेष ऊर्जा स्रोत है। इसमें मूल प्रकार में इसके भूतापीय ऊर्जा के शुष्क वाष्प, फ्लैश स्ट्रीम, बाइनरी चक्र आता है। यह भारत में कहाँ संभावित क्षेत्र हैं? लद्दाख में चुमाथांग, गुजरात में खंबात, छत्तीसगढ़ में तातापानी और तेलंगाना में खम्मम और महाराष्ट्र में रत्नागिरी। अब आता है बायोमास को फायरिंग। सरकार ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन अर्थात समर्थ मिशन की शुरुआत की। यह 3 अलग अलग इसकी अवस्थाएं हैं। प्रत्यक्ष को फायरिंग:
अप्रत्यक्ष को फायरिंग और समानांतर को फायरिंग। इसके लाभ है, इससे कम पूंजीगत लागत इत्यादि शामिल है। ग्रीन मेथनॉल, राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड और ट्रेक्रीमोंट में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में एनटीपीसी की परियोजना में वाणिज्यिक पैमाने पर हरित मेथनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना को संयुक्त रूप से मूल्यांकन करना और पता लगाना है। अब आता है संपीड़ित बायोगैस। यह है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया। सीबीजी संपीड़ित और शुद्ध बायोगैस है जो अपशिष्ट बायोमास स्रोतों जैसे कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर आदि से उत्पादित किया जाता है। यह सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसफॉर्मेटिव योजना शुरू की गई है। यह पराली दहन को और तथा संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन समस्या को कम करेगी, इससे लाभ है। अब आता है दुनिया का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल। यह गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पत्तन की आधारशिला रखी है। इस पत्तन में विश्व के सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल के रूप में अत्यधिक बुनियादी संरचना है। इसका परिचालन 2026 तक होने की उम्मीद है। अब आता है वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन। यह है बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सहित 9 नए देशों गोवा में शामिल हुए। बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आदि 9 नए देश इसमें शामिल हुए हैं, इससे संबंधित है। अब आता है ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 के तहत हाल ही में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 लागू किया गया। इससे संबंधित क्या संशोधन किए गए? यह 2001 में संशोधन करता है। यह 2001 ऊर्जा की खपत को विनियमित करने तथा ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ऊर्जा की बचत से संबंधित है तथा यह 2022 में पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित है। नवीनतम संशोधित अधिनियम का उद्देश्य मूल अधिनियम के कार्यक्षेत्र में लक्ष्य को व्यापक बनाना है। नए अधिनियम में शामिल बिंदु है कार्बन क्रेडिट व्यापार, गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी बाध्यता और भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता और वाहनों और जलयानों के मानक, SERC की विनियामक शक्तियाँ और राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसमें शामिल है। अब आता है राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक। इसे नीति आयोग ने जारी किया है, इसका शुभारंभ किया गया। यह पहला सूचकांक है जिसका लक्ष्य जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? ऊर्जा की सुलभता, ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार करने संबंधी प्रयासों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना है। इसके मापदंड में 6 मापदंड राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा रैंक प्रदान करता है और 27 संकेतक हैं। मापदंड में 6 कौन कौन से हैं? डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की सुलभता, वहनीयता, विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय संधारिता और नई पहल। राज्यों में वर्गीकरण में किया गया है और इसको देख लेना। इसमें समग्र प्रदर्शन करने वाला शीर्ष स्कोर प्रदर्शन करने वाला राज्य चंडीगढ़ है, न्यूनतम वाला लक्षद्वीप है। वर्गीकरण के आधार पर शीर्ष 3 बड़े शहर बड़े राज्य गुजरात, केरल, पंजाब है। छोटे राज्य गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एवं नागर हवेली है। अन्य ऊर्जा दक्षता पहल में भारत में चयनित MSME क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा हेतु इसका यह है। इस परियोजना की सफलता को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में प्रदर्शित किया गया था। अब आती है प्रोत्साहन परियोजना। यह 2011 में शुरू की गई थी। इसे BE के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन में कार्यान्वित किया गया। इस परियोजना में को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और तथा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। अब आता है सक्षम 2022। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का वार्षिक जन केंद्रित ईंधन संरक्षण अभियान है। यह 1 महीने तक चलेगा। अब आता है संधारणीय कृषि। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, यह हाल ही में सरकार ने कृषि समुदाय के लाभ के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि पोर्टल शुरू किया है। इससे संबंधित तथ्य में यह पोर्टल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और
वर्तमान में भारत में प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत 10 लाख हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र आता है। प्राकृतिक कृषि क्या होती है? यह एक पारिस्थितिकी कृषि दृष्टिकोण है। इसमें कृषि प्रणाली पारिस्थितिकी जैव विविधता के साथ कार्य करती है। यह मृदा की जैविक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है तथा खाद्य उत्पादन प्रणाली के साथ साथ जीवित जीवों की जटिलता का प्रबंधन करती है। यह रसायन मुक्त और पशुधन आधारित होती है। प्राकृतिक कृषि के घटक में आता है बीजामृत, वापसा, पादप संरक्षण, मल्चिंग, जीवामृत आता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के बारे में यह भारतीय कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना का एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके लाभ जो दिए गए हैं इसको देखते हैं। इसके उद्देश्य टोटल 6 उद्देश्य दिए गए हैं। जैविक कृषि व प्राकृतिक कृषि के बीच समानता, दोनों प्रकार की कृषि गैर रासायनिक तरीके से की जाती है। यह है, इसमें देख लेंगे कि जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि क्या है। सुर्खियों में रहा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023। इसे 2023 को इसका आयोजन इटली के रोम में हुआ और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसमें मिलेट्स अनाजों के प्रकार बताए गए हैं। मेजर प्रमुख मिलेट्स में ज्वार, पर्ल, फिंगर मिलेट या रागी है और ज्वार, बाजरा, रागी। और माइनर में आते हैं कनगी, बर्री, कुटकी, सावा, कूडन। स्यूडो या छदम में आते हैं कुट्टू, राजगिरा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यह 2021 से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 खाद्य सुरक्षा और पोषण से मोटे अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। 2023 के लिए क्या अवसर दिए गए? यह वैश्विक उत्पादन में वृद्धि करेगा, कुशल प्रसंस्करण और फसल चक्र से बेहतर उपयोग होगा, खाद्य बास्केट के एक प्रमुख घटक के रूप में मोटे अनाजों को बढ़ावा देंगे। मोटे अनाजों पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के संबंध में। मोटे अनाज के बारे में बाजरा छोटे दानों वाले अनाजों के एक विविधतापूर्ण समूह से संबंधित ये भारत के विभिन्न भागों में स्वदेशी किस्मों के रूप में उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों को लोकप्रिय रूप से पोषक अनाज कहा जाता है क्योंकि ये मानव शरीर के सामान्य कामकाज हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनमें 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% वसा, 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट और 15 से 20% आहार युक्त फाइबर होता है। हरित क्रांति से पहले मोटे अनाज भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाले अनाजों में से थे और इनमें खिलाने के लिए सीमांत चारे के उपयोग, मोटे अनाज के फायदे। इस टॉपिक को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में इन सभी टॉपिक को कवर अप किया जाएगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।